म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर के लिए 2024 का जो वर्ष था वो काफ़ी मिला जुला था, जहां पर फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रिटर्न वाइज, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो काफ़ी वोलेटाइल था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो 2024 का परफॉर्मेंस था वो एक तरीके से मिक्स देखने को मिला। 2024 में एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि 1 जनवरी 2024 से 10,000 की एसआईपी करते और दिसंबर में उनकी एसआईपी का टोटल अमाउंट क्या रहता, इसके बेस पर वर्स्ट परफॉर्म करने वाले 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी थी, जिसमें मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड शामिल थे वो क्वांट एएमसी के शामिल थे। अगर उस डेडिकेटेड वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 में टॉप परफॉर्म करने वाले 10 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला फंड जो कि वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है XIRR के फॉर्म में 81% का ये एसआईपी में XIRR रिटर्न होता है। जैसे अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे आप लमसम बोलते हैं, तो वहां पर जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है, क्योंकि आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया पूरा पैसा और लास्ट में जितना मिला उसके बेस पर हम CAGR कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो रिटर्न होता है वो CAGR होता है, वो लमसम में काम करता है। लेकिन चूंकि एसआईपी में आप मंथली बेसिस पर हर एक महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर CAGR नहीं बल्कि यहां पर XIRR रिटर्न होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर 1 जनवरी 2024 को एसआईपी स्टार्ट करता 1000 की और अक्टूबर तक का ये डेटा है, 31 अक्टूबर तक का ये डेटा है, 31 अक्टूबर 2024 को उसके एसआईपी का अमाउंट क्या हो जाता, तो टोटल उसका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना था, वो था 10,000, 1,000 पर मंथ की एसआईपी करने के बाद से। और अक्टूबर 31 तारीख के जो उसके एसआईपी का अमाउंट रहता वो रहता लगभग 16,000 के आसपास, अगर वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया रहता। मतलब कि इक्विटी मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2024 में XIRR 81% के साथ, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का था, ठीक है। दूसरे नंबर पर बंधन स्मॉल कैप आता है, जिसने लगभग 77% XIRR रिटर्न के माध्यम से 10,000 की वैल्यू को बढ़ा करके 15,798 रुपया कर दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर जो फंड आता है वो मोतीलाल ओसवाल का फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड आता है। आप देख लीजिए, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी होते हुए भी टॉप थर्ड में ये शामिल है और इसने जो XIRR रिटर्न जनरेट किया है वो लगभग ऑलमोस्ट 71% का जनरेट किया है और 10,000 की वैल्यू को इसने 15,516 रुपया बना दिया है। वहीं पर चौथे नंबर पर टॉप परफॉर्म करने वाले फंड्स में से मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड आता है, जिसने लगभग 70% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाया है और यहां पर इनके द्वारा 10,000 की वैल्यू को बढ़ा करके 15,486 रुपया किया गया है। वहीं पर अगर आप वर्स्ट परफॉर्म करने वाले 10 म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो उसमें क्वांट एएमसी का ELSS फंड भी वहां पर शामिल था। तो वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का ELSS फंड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग 10 म्यूचुअल फंड में शामिल है। वहीं पर क्वांट एएमसी का ELSS फंड जो था वो वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में वो शामिल था, ठीक है। इसके बाद से पांचवें फंड की बात करें जो कि टॉप 10 में शामिल है रिटर्न वाइज, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने लगभग 69% एनुअलाइज्ड XIRR रिटर्न यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है और 10,000 के वैल्यू को इसने बढ़ा करके 15,434 रुपया किया हुआ है। छठे नंबर पर बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आता है, जिसने लगभग 66% एनुअलाइज्ड XIRR रिटर्न जनरेट किया है और 10,000 की वैल्यू को बढ़ा करके इसने 15,310 रुपये बनाए हुए हैं। वहीं पर अगला फंड जो आता है 7वें नंबर पर वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी का स्मॉल कैप फंड आता है, जिसने लगभग XIRR 64.8% का रिटर्न जनरेट करके 10,000 की वैल्यू, जिसने 10,000 के वैल्यू को, ये 12 नहीं है बल्कि 15 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 15,144 रुपया इन्होंने बना दिया है। वहीं पर 8वें फंड की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया एएमसी का फोकस्ड फंड आता है, जो कि 63.7% XIRR रिटर्न के साथ 10,000 की वैल्यू को 15,195 रुपया इन्होंने बनाया हुआ है। अगले फंड की अगर हम लोग बात करें तो अगला फंड जो है LIC AMC का डिविडेंड यील्ड फंड है, जिसने 62.3% के साथ लगभग 15,131 रुपये बनाया हुआ है। और टॉप 10 में जो हाईएस्ट परफॉर्म करने वाले फंड हैं उनमें अगला जो
एएमसी है वो एडलवाइज है, जिसने एडलवाइज मिड कैप फंड ने लगभग 62% का रिटर्न जनरेट किया है और 15,126 रुपये इसने बनाया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें टॉप 10 में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट या फिर यूँ कह लें म्यूचुअल फंड शामिल हैं वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी का है। देखिए 1 2 3 4 5 10 में से 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं टॉप परफॉर्म करने वाले वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हैं, और वर्स्ट परफॉर्म करने वाले 10 लिस्ट में से 9 जो म्यूचुअल फंड्स थे वो क्वांट एएमसी के शामिल थे। डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेक श्योर कि आप जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का परफॉर्मेंस इस समय काफ़ी अच्छा है, चाहे आप मिड कैप की बात कर लीजिए, स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, फ्लैक्सी कैप की बात कर लीजिए। लेकिन ये परफॉर्मेंस हमेशा नहीं रहेगा। आज से कुछ समय पहले अगर आप देखते तो एक्सिस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उससे पहले अगर आप देखते तो अलग अलग एएमसी का एक तरीके से समझ लीजिए ये टाइम पीरियड चलता है। तो आंख बंद करके केवल एक साल में किसने रिटर्न जनरेट कर दिया, उसके सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को पिक करें तो उनका प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अगर आप देखेंगे तो इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी फोकस्ड होता है। फोकस्ड का मतलब फोकस्ड अप्रोच ये होता है कि जिसमें हम 20 से 30 ही स्टॉक को चुनेंगे और उनसे ही हम हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करेंगे। अब ये जो फोकस्ड अप्रोच होता है वो काफ़ी दो धारी तलवार की तरह काम करता है। जैसे मार्केट अगर बढ़ रहा है तब तो अगर मान लीजिए अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो इनके पोर्टफोलियो में 27 स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। अगर 2700 स्टॉक चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा तेजी से रिटर्न बना करके देंगे। अगर मान लीजिए 27 में से 20 भी स्टॉक नहीं चले तो ये तेजी से नीचे गिरने लगेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 60 70 80 स्टॉक होता तो ओवरऑल इनका हमें एवरेज मिलता। अब जब एवरेज होगा तो रिटर्न जाहिर सी बात है हमारा कम होगा, लेकिन जब मार्केट करेक्ट करेगी तो उसमें से कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा एवरेज रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जब आप फोकस्ड अप्रोच लेकर के चलते हैं तो जब वो स्टॉक चल रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा रैली देते हैं, और जब वो स्टॉक नहीं चल रहे होते हैं तो बहुत तेजी से डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड देखेंगे तो इनका भी अप्रोच अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कि इन म्यूचुअल फंड्स में से अगर आपको वाकई में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए कोई भी ऐसी कैटेगरी से आपको बचना चाहिए, जैसे ईएलएसएस फंड से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते होंगे और न्यू टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें ईएलएसएस फंड का या फिर 1.5 लाख जो 80C के अंतर्गत आपको एग्जम्पशन दिया गया रहता था वो सारी अब सुविधाएं नहीं है। तो फिर ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या है? और यहाँ पर जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, मतलब कि 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 3 साल होना चाहिए। जैसे कि आज से 3 साल पहले अगर आपने एसआईपी शुरू किया तो पहले इंस्टॉलमेंट को अब जाकर के 3 साल हुआ तो पहला इंस्टॉलमेंट केवल आप निकाल पाएंगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट जब 3 साल कंप्लीट होगा तब जाकर के निकाल पाएंगे, तीसरा जब कंप्लीट होगा, और तीसरा साल अगर इस साल कंप्लीट हुआ और इस साल तीसरे साल का अगर आपने मान लीजिए एसआईपी बंद कर दिया और लास्ट इंस्टॉलमेंट कटा तो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट को अगले 3 साल बाद आप निकाल पाएंगे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सब जगह आप रेगुलर प्लान देख रहे होंगे। तो ये जो XIRR रिटर्न आप देख पा रहे होंगे ये रेगुलर प्लान का है, और अब जब डायरेक्ट में जाएंगे तो कम से कम 1% आपको ऊपर ही दिखेगा इससे रिटर्न। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो पहला फंड जिसे हमें बचना चाहिए, ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है भूल कर भी। ठीक है, अगर आप ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, मतलब कि मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो आप डर जाते हैं और निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कम से कम 3 साल तक तो आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे चाह कर भी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं तो ईएलएसएस फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है, और वो भी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से तो बिल्कुल भी इसकी यूटिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। चलिए इसके बाद से अगर हम लोग बात करें फोकस्ड फंड, इससे भी आपको बच करके रहना चाहिए। इसके अलावा ये जो डिविडेंड यील्ड फंड है इससे भी आपको बच करके रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग मिड कैप कैटेगरी की बात करें, स्मॉल कैप कैटेगरी की, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न नहीं देखना है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें देखना है, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से ये अपने पोर्टफोलियो को लगातार परिवर्तित करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, उन सभी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान देने के बाद ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड पिक करिएगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है।
और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा वर्स्ट टॉप 10 परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड की लिस्ट देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।